किसी भी आम भारतीय किचन के डस्टबिन में ना जी इस वक्त एक ऐसी चीज पड़ी हो सकती है जी जिसे हम अक्सर बस कचरा समझकर फेंक देते हैं बिल्कुल। और लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या फेंक रहे हैं। हाँ। लेकिन असल में वो एक ऐसा बायोलॉजिकल पावर हाउस है जो पुरुषों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन, स्टैमिना और ऊर्जा को किसी भी महंगे क्लिनिकल सप्लीमेंट से कहीं बेहतर तरीके से बढ़ा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ऊर्जा, एक मेन हेल्थ प्रैक्टिशनर। मेरा मिशन है पुरुषों को उनकी खोई हुई शक्ति, स्फूर्ति और जीवंतता वापस दिलाना। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव, अनियमित दिनचर्या और बढ़ती उम्र के कारण कई पुरुष 30 के बाद थकान, कमजोरी और आत्मविश्वास में कमी महसूस करने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान प्रकृति के पास है। और ये जो समाधान है ना, ये कोई रातों रात सामने आई इंटरनेट की नई खोज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सदियों पुराने पारंपरिक ज्ञान और आज के सबसे उन्नत माइक्रोस्कोपिक विज्ञान का एक बेहद ही दिलचस्प संगम है। जब हम आज की स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि प्रकृति ने कुछ खास बीजों के भीतर पूरा का पूरा एक फार्मेसी तंत्र छिपा रखा है। सही कहा आपने। पर देखिए, इस गहन चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हाँ, आयुर्वेद की तरफ। हाँ बिल्कुल। हमारे जो प्राचीन आयुर्वेदिक आचार्य थे ना, उन्होंने मानव शरीर विज्ञान को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने ऐसे खाद्य पदार्थों और जड़ी बूटियों का बहुत विस्तार से अध्ययन किया था जो शरीर में, जिसे हम शुक्र धातु कहते हैं, उसको पोषण देते हैं, वीर्य बढ़ाते हैं और शरीर में ओजस का निर्माण करते हैं। ओजस यानी वाइटैलिटी। हाँ, आयुर्वेद में ओजस का सीधा मतलब उस चमक से है, उस गहरी जीवन ऊर्जा से है जो एक इंसान के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दिखाती है। जी है, और एंडोक्राइनोलॉजी है, वो ठीक इन्हीं पारंपरिक तत्वों पर शोध कर रही है। सच में ये देखना बहुत दिलचस्प है। हाँ, वैज्ञानिक अब क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए बाकायदा ये डिकोड कर रहे हैं कि आखिर ये प्राकृतिक तत्व सेलुलर स्तर पर टेस्टोस्टेरोन, फर्टिलिटी और पुरुषों की प्रजनन क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। और यही हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य केंद्र है। जिन छोटे हरे रंग के कुरकुरे बीजों का मैंने शुरुआत में जिक्र किया था ना, जो अक्सर फेंक दिए जाते हैं। हाँ, जिनकी चर्चा राजनिघंटु जैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के सबसे आधुनिक मेडिकल जर्नल्स तक में दबी पड़ी है, वे और कुछ नहीं बल्कि कद्दू के बीज है, यानी पंपकिन सीड्स। क्या बात है। आयुर्वेद में इन्हें कूष्मांड या कुष्मांड के नाम से जाना जाता है। देखिए, कुष्मांड का जो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण है ना, वो अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिक है। अगर हम चरक संहिता और राजनिघंटु जैसे ग्रंथों का संदर्भ लें तो कद्दू के बीजों को मधुर यानी मीठा, शीत यानी ठंडा और गुरु यानी भारी प्रकृति का बताया गया है। मधुर, शीत और गुरु। हाँ, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में इसका क्या मतलब है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर मैं रोजाना ऐसे पुरुषों से मिलती हूँ जो अत्यधिक तनाव, एंजाइटी और खराब दिनचर्या के शिकार हैं। आज के समय में ये बहुत आम है। बहुत आम है। और आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो ये सारा जो तनाव है ना, ये शरीर में वात दोष को बेतहाशा बढ़ा देता है। वात दोष। और जब वात दोष असंतुलित होता है तो वो सबसे पहले प्रजनन अंगों पर वार करता है, विशेषकर जो शुक्राशय होता है, जिसे हम सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, उसकी कार्यक्षमता को बिगाड़ देता है। तो कुष्मांड अपनी इसी गुरु और स्निग्ध प्रकृति के कारण इस बढ़े हुए वात को शांत करता है। और ठीक इसी बड़ के कारण प्राचीन ग्रंथों में इसे वाजीकरण और शुक्रवर्धक कहा गया है। मतलब ये सीधे तौर पर शुक्र धातु का पोषण करता है। अच्छा। देखिए, ये कोई उत्तेजक पदार्थ नहीं है जो आपके तंत्र को एकदम से झटका दे दे। इसके बजाय ये शरीर को भीतर से शांत करके पोषण प्रदान करता है। अगर इसे एक आसान बायोलॉजिकल एनालॉजी से समझा जाए ना, तो कद्दू के बीज टेस्टोस्टेरोन का कोई अचानक लगने वाला सिंथेटिक इंजेक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये हार्मोन्स के लिए एक खाद की तरह काम करते हैं, फर्टिलाइजर की तरह। हाँ, ये बहुत सटीक एनालॉजी है ना? जिस तरह खाद किसी पौधे की जड़ों को धीरे धीरे मजबूत करती है ताकि वो पौधा अपने आप फल दे सके, ठीक वैसे ही ये बीज शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम की जड़ों को मजबूत करते हैं। हाँ, ये तुलना इसके काम करने के तरीके को एकदम सही ढंग से दर्शाती है। मतलब अगर किसी के शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की गंभीर कमी है,
सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन धीमा पड़ गया है। जो कि आजकल बहुत लोगों में होता है। बिल्कुल। तो कद्दू के बीज उस कमी को सीधे सेल्यूलर स्तर पर पूरा करते हैं और उस प्राकृतिक संतुलन को, यानी जिसे आयुर्वेद में ओजस कहा गया है, उसे बहाल करते हैं। तो चलिए अब इस खाद को थोड़ा माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं। चलिए। जब हम इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल का विश्लेषण करते हैं ना, तो पता चलता है कि ये जिंक, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइटोस्टेरॉल्स और विटामिन ई का एक बहुत ही बड़ा खजाना है। एकदम सही। और पुरुषों की फर्टिलिटी के संदर्भ में बात करें तो इसमें जिंक की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होती है। हाँ, क्योंकि देखिए, जिंक का सीधा संबंध आपके टेस्टोस्टेरोन के निर्माण और स्पर्म की क्वालिटी से है। हमारे स्रोत सामग्री में चूहों पर किया गया एक बेहद प्रासंगिक शोध मौजूद है। वो नमक वाला शोध? हाँ, इस शोध में चूहों को बहुत अधिक नमक वाला आहार दिया गया, हाई सॉल्ट डाइट। अब आज के समय में जब ज्यादातर लोग भारी मात्रा में प्रोसेस्ड फूड और नमक खाते हैं, तो इस शोध के नतीजे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाप रे, नमक की अधिकता तो वैसे भी शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है। बिल्कुल करती है। और इस शोध में भी ठीक यही देखा गया। नमक की अधिकता ने चूहों के पूरे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस को, जिसे हम शॉर्ट में HPG एक्सिस कहते हैं, जो हार्मोन्स का मेन कंट्रोल सेंटर है, हाँ, उसे बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया। उनके प्रजनन हार्मोन्स जैसे GnRH, LH, FSH और अंततः टेस्टोस्टेरोन, इन सब के स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई। ओह, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। एकदम क्रैश। लेकिन इस गिरावट के बाद जब शोधकर्ताओं ने उन चूहों को पंपकिन सीड ऑयल यानी कद्दू के बीजों का तेल देना शुरू किया, तो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोएस्ट्रोजेनिक गुणों ने एक शील्ड की तरह काम किया। एक सुरक्षा कवच की तरह। बिल्कुल। इन तत्वों ने फ्री रेडिकल्स को बेअसर कर दिया और न केवल हार्मोन्स के स्तर को वापस सामान्य किया, बल्कि चूहों के अंडकोश के प्राकृतिक वजन यानी टेस्टिकुलर वेट और उनके यौन व्यवहार में भी बहुत स्पष्ट सुधार ला दिया। वाह, चूहों पर हुए इस शोध से बायोलॉजिकल मैकेनिज्म तो बहुत अच्छे से समझ आता है। लेकिन देखिए, जब बात इंसानों की आती है ना, तो स्रोतों में एक क्लिनिकल स्टडी का जिक्र है। हाँ, वो 60 दिनों वाली स्टडी। हाँ, जहां 25 से 54 वर्ष के शादीशुदा पुरुषों को 60 दिनों तक रोजाना 50 ग्राम छिले हुए कद्दू के बीज दिए गए और परिणाम में कहा गया कि उनकी प्रोग्रेसिव मोटिलिटी और सीमन वॉल्यूम में भारी वृद्धि हुई। लेकिन एक मिनट, इस स्रोत को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस क्लिनिकल स्टडी में केवल 4 पुरुषों को शामिल किया गया था। हाँ, केवल 4। देखिए, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब केवल 4 लोगों के सैंपल साइज पर हम किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष को कैसे मान सकते हैं? मैं समझ सकता हूँ, और आपका ये संदेह एकदम सही है। विज्ञान की नजर से ये एक बहुत ही वैलिड क्रिटिसिज्म है ना? सांख्यिकी के नजरिए से तो ये बहुत कमजोर लगता है। सांख्यिकी के हिसाब से सिर्फ 4 लोगों का अध्ययन कमजोर ही है, लेकिन यहाँ हमें केवल डेटा के आकार को नहीं देखना है, हमें इसके पीछे काम कर रहे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को देखना होगा। तो आपका मतलब है कि सैंपल साइज छोटा होने के बावजूद इसके काम करने का जो तरीका है वो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणिक है? सटीक तौर पर। देखिए, जब उन 4 लोगों में प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बढ़ी, मतलब शुक्राणुओं का एक सीधी दिशा में तेजी से आगे बढ़ना, तो उसका कारण बहुत स्पष्ट था। अच्छा, क्या कारण था? कद्दू के बीजों में मौजूद भारी मात्रा में जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये दोनों मिलकर स्पर्म सेल की बाहरी झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन को लिपिड पर ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो ये स्पर्म को डैमेज होने से रोककर उसे वो गतिशीलता प्रदान करते हैं। इसलिए भले ही स्टडी छोटी थी, लेकिन उसका बायोलॉजिकल आधार बहुत ही ठोस था और ये अन्य बड़े शोधों के भी एकदम अनुरूप है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। लेकिन इसी के साथ ना इंसानी मनोविज्ञान की एक बड़ी समस्या भी सामने आती है। कैसी समस्या? लोगों को अक्सर लगता है कि अगर कोई प्राकृतिक चीज फायदेमंद है तो अधिक हमेशा अच्छा होता है, मतलब मोर इज बेटर। अरे हाँ, ये तो बहुत आम सोच है। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर 1 चम्मच बीज फायदा कर रहे हैं तो पूरा जार खाने से तो हम सुपरमैन बन जाएंगे। और
ये सोच कितनी खतरनाक हो सकती है, इसे साबित करने के लिए विस्टार चूहों पर हुई एक बहुत ही अहम टॉक्सिसिटी स्टडी हमारे स्रोतों में मौजूद है। टॉक्सिसिटी स्टडी, इसका मतलब है कि मात्रा बिगड़ने पर यह फायदा करने के बजाय जहर का काम भी कर सकता है। बिल्कुल। इस प्रयोग में शोधकर्ताओं ने चूहों को जिंक, फ्रक्टोज और कद्दू के बीजों का एक कॉम्बिनेशन दिया। जब डोज को 100 से 150 मिलीग्राम पर केजी के बीच रखा गया ना, तो नतीजे सबसे बेहतरीन थे। मतलब वो एक स्वीट स्पॉट था। हाँ, स्पर्म काउंट 100 से 118 मिलियन प्रति मिलीलीटर तक पहुंच गया और गतिशीलता 76 से 84% तक हो गई। ये शरीर के लिए एकदम परफेक्ट संतुलन था। लेकिन जब इस डोज को बढ़ाया गया, हाँ, तब शरीर के सिस्टम ने कैसे रिएक्ट किया? बहुत बुरी तरह। जब डोज को बढ़ाकर 200 मिलीग्राम पर केजी कर दिया गया, जिसे मेडिकल भाषा में सुप्रा फिजियोलॉजिक डोज कहा जाता है, मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा। हाँ, तो स्पर्म काउंट तो थोड़ा और बढ़ा, लेकिन चूहों के शरीर के बाकी अंगों ने इस अत्यधिक दबाव के आगे घुटने टेक दिए। उनके अंदर किडनी, हार्ट, पैंक्रियाज और टेस्टिस में गंभीर डैमेज देखा गया। ओह माय गॉड। इसे मल्टी ऑर्गन टॉक्सिसिटी कहते हैं। इसे एक हाईवे सिस्टम की तरह समझा जा सकता है। देखिए, जिंक और फ्रक्टोज शरीर के लिए ईंधन है, लेकिन अगर आप अचानक से 200 मिलीग्राम का डोज शरीर में डाल देंगे, तो लिवर और किडनी, जो हमारे शरीर के टोल बूथ की तरह काम करते हैं, वो पूरी तरह से ओवरलोड हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और पूरा सिस्टम ही शटडाउन होने लगेगा, क्योंकि शरीर हमेशा एक होम्योस्टेसिस में रहना चाहता है, यानी एक संतुलन में काम करना चाहता है। और इसी कारण से मात्रा का सही ज्ञान होना प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे बड़ा नियम है। अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है, चाहे वो चीज कितनी भी प्राकृतिक क्यों ना हो। बिल्कुल। तो चलिए, फर्टिलिटी और टॉक्सिसिटी के इस विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब एक और बड़ी चुनौती पर बात करते हैं। हाँ, बताइए। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ना 40 या 50 की उम्र पार कर चुके कई पुरुष BPH यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया की समस्या लेकर आते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना। हाँ, उन्हें रात में बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जो उनकी नींद और जीवन की पूरी गुणवत्ता को नष्ट कर देता है। अब मेडिकल साइंस में हम जानते हैं कि इसके पीछे 5-अल्फा रिडक्टेज नाम का एंजाइम जिम्मेदार है। हाँ, 5-अल्फा रिडक्टेज, जो शरीर के टेस्टोस्टेरोन को एक अत्यधिक शक्तिशाली रूप यानी DHT या डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देता है, और यही DHT प्रोस्टेट को बढ़ने का सिग्नल देता है। तो यहाँ कद्दू के बीज इस विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया को कैसे रोकते हैं? इस प्रक्रिया को रोकने का मैकेनिज्म बहुत ही सीधा और दिलचस्प है। देखिए, कद्दू के बीजों के अर्क में कुछ खास तरह के प्लांट स्टेरोल्स होते हैं। इन्हें डेल्टा 7 स्टेरोल्स कहा जाता है। डेल्टा 7 स्टेरोल्स। हाँ, और माइक्रोस्कोपिक अध्ययनों में ये स्पष्ट रूप से देखा गया है कि इन डेल्टा 7 स्टेरोल्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि वो सीधे जाकर उस 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं। इसके साथ ही शरीर में PSA यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन का स्तर भी कम होने लगता है। और यही कारण है कि मूत्राशय की मांसपेशियों को आराम मिलता है और बार बार यूरिन पास करने की समस्या में राहत मिलती है। बिल्कुल। इसीलिए शायद यूरोपीय देशों में इसे मुख्य धारा की चिकित्सा में भी शामिल किया गया है। आपको पता है, 30 से भी अधिक वर्षों से बाजार में यूरोस्टोमोल मेन नाम की एक पारंपरिक दवा मौजूद है। हाँ, वो काफी प्रसिद्ध है। उसमें कद्दू के बीज, उसका तेल और एक अन्य जड़ी बूटी सॉ पाल्मेटो का मिश्रण होता है, जो ओवर एक्टिव ब्लैडर और यूरिनरी अर्जेंसी को दूर करने के लिए काफी कारगर माना जाता है। और ये कॉम्बिनेशन इसलिए इतना अच्छा काम करता है क्योंकि सॉ पाल्मेटो और कद्दू के बीज, ये दोनों मिलकर प्रोस्टेट की सूजन को घटाते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ एक बेहद जरूरी मेडिकल वार्निंग देना मेरा फर्ज है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भले ये सारी चीजें प्राकृतिक है, लेकिन जो व्यक्ति खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स जैसे कि वॉफरिन, उन्हें बिना डॉक्टरी सलाह के सॉ पाल्मेटो वाले सप्लीमेंट्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि सॉ पाल्मेटो इन दवाइयां के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिससे शरीर में ब्लीडिंग का खतरा बहुत बढ़ जाता है। हाँ, ब्लीडिंग हो सकती है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी अपना एक विज्ञान है और इसके लिए मेडिकल सुपरविजन अनिवार्य है। और ये चेतावनी इस बात को पुष्ट करती है कि हर्बल सप्लीमेंट्स शरीर की बायोकेमिस्ट्री को अंदर से बदलते हैं, इसलिए उन्हें महज एक फूड आइटम समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। सही कहा। तो चलिए
अब हार्मोन्स और प्रोस्टेट से थोड़ा बाहर निकलकर रोजमर्रा की सबसे बड़ी समस्या पर आते हैं। और वो क्या है? थकावट, मानसिक तनाव और रात को अच्छी नींद ना आना। आज की भागदौड़ में ना ये हर दूसरे व्यक्ति की शिकायत है। तो कद्दू के बीज मानसिक शांति और ऊर्जा के स्तर को वापस लाने में क्या भूमिका निभाते हैं? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, कद्दू के बीजों में भारी मात्रा में मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों के तनाव को कम करता है, सेल्यूलर स्तर पर ऊर्जा यानी एटीपी के निर्माण में मदद करता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार है ना, वो एक खास अमीनो एसिड है। अच्छा, कौन सा? इसे ट्रिप्टोफैन कहा जाता है। ओह, ट्रिप्टोफैन जो सीधे तौर पर मूड और स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है? बिल्कुल। जब ये ट्रिप्टोफैन शरीर में जाता है तो ये ब्रेन में जाकर सेरोटोनिन में परिवर्तित हो जाता है। और हम जानते हैं कि सेरोटोनिन को खुशी और शांति का केमिकल माना जाता है। हाँ, फील गुड हार्मोन। वाह। और फिर जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता है, यही सेरोटोनिन मेलाटोनिन में बदल जाता है, जो हमारे शरीर का मुख्य स्लीप हार्मोन है। ये पूरा का पूरा एक बायोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट है। वाह। और आपको पता है, आयुर्वेद में इसे लेने का एक बहुत ही खास हैक बताया गया है। अच्छा, वो क्या है? रात को सोने से पहले हल्के गर्म दूध और थोड़े से शहद के साथ कद्दू के बीजों का सेवन करना। हाँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट भी लगता होगा। हाँ, लेकिन यहाँ हाउ यानी इसके काम करने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब इन बीजों को शहद के साथ लिया जाता है ना, तो शहद शरीर में इंसुलिन का एक हल्का सा स्पाइक पैदा करता है। और ये इंसुलिन स्पाइक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल। ये इंसुलिन रक्त में मौजूद बाकी अमीनो एसिड्स को साफ करके उन्हें मांसपेशियों में धकेल देता है, जिससे ट्रिप्टोफैन के लिए रास्ता साफ हो जाता है। एकदम सही। ट्रिप्टोफैन को मस्तिष्क तक पहुंचने के लिए एक एकदम खाली हाईवे मिल जाता है और ट्रिप्टोफैन बिना किसी रुकावट के ब्रेन में पहुंचता है और तेजी से मेलाटोनिन में बदल जाता है। क्या बात है। इसी वजह से बहुत गहरी और सुकून भरी नींद आती है। और ये तो हम जानते हैं कि गहरी नींद के दौरान ही शरीर टेस्टोस्टेरोन का सबसे ज्यादा निर्माण करता है और डैमेज सेल्स को रिपेयर भी करता है। और इसीलिए आयुर्वेद में इस दूध, शहद और कुष्मांड के कॉम्बिनेशन को वृश्य प्रभाव वाला माना गया है। मतलब जो पूरी रात आपके प्रजनन तंत्र के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। तो अब बात आती है इसके सेवन की सही मात्रा और टाइमलाइन की। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि एक दिन खाया और अगले दिन सारे हार्मोन्स बदल गए। बिल्कुल नहीं, समय तो लगता है। तो विज्ञान और आयुर्वेद दोनों के अनुसार रोजाना 1 आउंस यानी लगभग 30 ग्राम या 2 बड़े चम्मच कच्चे या हल्के भुने हुए बीजों का सेवन पर्याप्त है। और हाँ, ध्यान रहे, इन पर नमक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, नमक वाले। और परिणामों के नजरिए से देखें तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई 30 ग्राम बीजों का रोजाना सेवन करता है तो 2 से 3 हफ्तों के भीतर ऊर्जा के स्तर और नींद में सुधार महसूस होने लगता है। 2 से 3 हफ्ते? लेकिन जो हार्मोनल संतुलन है या टेस्टोस्टेरोन के स्तर में वृद्धि है और स्पर्म क्वालिटी में दिखाई देने वाले बदलाव हैं, उसके लिए शरीर को कम से कम 8 से 12 हफ्ते का समय चाहिए होता है। तो स्थिरता बहुत जरूरी है। इसके साथ ही ना मैं एक चेतावनी भी देना चाहूंगी। इन बीजों में जिंक बहुत अधिक मात्रा में होता है। हाँ, काफी ज्यादा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में जिंक का सेवन कर ले तो वो शरीर में कॉपर यानी तांबे के अवशोषण को रोक सकता है। कॉपर की कमी हो सकती है। बिल्कुल, जिससे तांबे की कमी हो सकती है। इसलिए उस मुट्ठी भर यानी 30 ग्राम की मात्रा तक ही सीमित रहना सबसे सुरक्षित है। ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए। सही बात है। अच्छा, इस पूरी चर्चा को अगर हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रकृति का तालमेल सच में कितना अद्भुत है। हाँ, बहुत ही कमाल का है। जरा सोचिए, आज के आधुनिक जीवन में तनाव, खराब नींद, प्रोस्टेट की समस्या और हार्मोनल असंतुलन, ये चारों बिल्कुल अलग-अलग बीमारियां लगती हैं। बिल्कुल। और इन सब के लिए आधुनिक चिकित्सा में हम अलग-अलग गोलियां खोजते हैं। नीम की गोली अलग लाओ, प्रोस्टेट के लिए 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स अलग लाओ और एनर्जी के लिए मल्टीविटामिन्स अलग से खाओ। लेकिन प्रकृति का काम करने का तरीका एकदम अलग है। एकदम अलग। प्रकृति ने एक छोटे से कद्दू के बीज के अंदर ट्रिप्टोफेन नींद के लिए, फाइटोस्टेरोल्स प्रोस्टेट के लिए और जिंक हार्मोन्स के लिए, इन सब को एक साथ एक ही पैकेज में पैक कर दिया है। ये तो बहुत ही शानदार है। हाँ, ये इस बात का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत प्रमाण है कि मानव शरीर के सभी हिस्से आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।
और प्रकृति उन्हें टुकड़ों में नहीं बल्कि होलिस्टिक यानी समग्र रूप से एक साथ ठीक करती है। बहुत ही सुंदर विचार। शरीर को जितना प्राकृतिक रूप से समझा और पोषित किया जाएगा वो उतना ही बेहतरीन रिस्पॉन्स देगा। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए खास तौर पर बनाया गया है। यहाँ साझा की जाने वाली जानकारी न केवल आपकी सेहत को बेहतर बनाएगी बल्कि आपके रिश्तों में भी नई खुशियों और संतुलन ला सकती है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, फिर मिलते हैं।